वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, मैथमेटिक्स टू फाइनेंस की रिविजनिंग क्लासेस अब आपके स्टार्ट हो गई है और इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। और आप सभी स्टूडेंट को बार बार मैं अवेयर कर रहा हूं कि आप अब अपने रिविजन्स पे आ जाइए। अपने ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के कंपेरेटिवली में आपने जो पढ़ा हुआ है उसका आप रिवीजन अच्छे से कीजिए, ये आपके लिए जरूरी है। और रिवीजन करने का एक ही सोर्स अपना रखें कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही आप सॉल्व करें, उसी पैटर्न पर आप काम करें। हाँ जी, तो आज भी हम आपके रिवीजन में आपका करवा रहा हूं, क्वेश्चंस भी सब आपके सामने रख रहा हूं। तो देखिए एग्जाम में किस तरीके से सवाल आपका मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस से आपका पूछा जा रहा है। तो रिवीजन क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, ये आपका जो है पेपर कौन सा है? ये बिजनेस मैथमेटिक्स का पेपर है और ये आपके पास में बीकॉम ऑनर्स 2021 का ही पेपर है। तो 2021 का लेटेस्ट ही है। तो इसमें मैथमेटिक्स और फाइनेंस के क्वेश्चंस कितने पूछे गए थे? ये सारे क्वेश्चन आपके जो है 2021 से पूछे गए हैं। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। मोहित डिपॉजिट 1 लाख रुपीज इन अ बैंक फॉर 3 years ऑफरिंग इंटरेस्ट रेट एट अ 6% ऑफ अ 6% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो सबसे पहले क्या है कि अगर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो एज अ प्रिंसिपल की मैं बात करूं तो एज अ प्रिंसिपल क्या है, 1 लाख रुपए बैंक में इन्वेस्ट करा हुआ है। क्या है? एज अ प्रिंसिपल अगर आप देखें तो 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया हुआ है मोहित ने इन अ बैंक 3 years, 3 साल के लिए करा है, ऑफरिंग इंटरेस्ट रेट 6% कंपाउंडेड हाफ ईयरली ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं, सबसे पहले एक फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर क्या है, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलवेज एनुअल होता है आपका, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साल का 6% है, लेकिन चार्जेबल कैसा है? चार्जेबल आपका हाफ ईयरली है। मेरी बात समझे? तो चार्जेबल अगर आपका हाफ ईयरली है, हर 6 मंथ में आपका जो है चार्ज हो रहा है। तो अगर आपका पूरे साल का 6% है, तो आप साथ साथ कर रहे हैं क्वेश्चन, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको पहले पूरा सॉल्व करवा देता हूं। क्लियर है? हाँ जी। तो यहां पर आप देखेंगे तो 6 मंथ का अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो अगर आपका ये पूरे साल के लिए मैं कह रहा हूं आपसे कि 6% आपको पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा, पूरे साल का 6% इंटरेस्ट दूंगा। लेकिन यहां पर आप 6 महीने में ही अगर आप इंटरेस्ट की बात करेंगे या 6 महीने में कहेंगे कि भैया मुझे मेरा इंटरेस्ट दो, तो फिर मैं क्यों पूरे साल का रेट दूंगा? मैं आपको आधे साल का रेट दूंगा ना, अगर आप मुझे आधा समय दोगे तो ये 6% तो पूरे साल की बात हुई थी। बट अगर आप 6 महीने में आ जाओगे तो आप देखो क्या हो रहा है। पूरे साल की बात हुई थी, अगर आप 6 महीने में आ जाओगे तो मतलब कि टाइम हाफ कर दिया है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूरा नहीं मिलेगा आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको जो है हाफ मिलेगा, 3% आपको मिलेगा, जिसको अगर आप डेसिमल में लिखेंगे, आई कहते हैं डेसिमल में, और 0.03 हो जाता है। क्लियर है जी? और अगर मैं टाइम की बात करूं तो पहले साल की बात कर रहा है, ये 1 ईयर की बात कर रहा है। तो ये 1 ईयर टाइम है, लेकिन कितनी बार इंटरेस्ट अप्लाई हो जाएगा? तो अगर हर 6 महीने में इंटरेस्ट चार्जेबल है तो आपका एक साल में कितनी बार चार्ज हो जाएगा? ये 2 बार, 2 टाइम्स। अब इसके बेसिक्स क्या है, ये एन कैसे आया, ये रेट कैसे मॉडिफाई हुआ, इस सब को मैंने मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस की मेरी क्लास 1 देखिए आप। क्लास 1 तो यूट्यूब पे भी आ गई है, बट आप अपने पूरे पेड कोर्स में देखेंगे तो सीक्वेंस में क्लासेस आपकी है, तो लॉजिक, कहानी, स्टोरी सब कुछ अच्छे डिटेल से बताया हुआ है मैंने। मैं आपको फिर से बता देता हूं बच्चे कि कोई थ्योरी सब्जेक्ट होता तो उसका अपना एक शॉर्टकट होता कि भैया ये इंपॉर्टेंट 20 सवाल पढ़ लो या इंपॉर्टेंट 50 सवाल आप पढ़ लो। आपको यहां पर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस या फिर आप जो है बिजनेस मैथ्स के अंदर आपको फटाफट वीडियो तो देखनी ही पड़ेगी। हाँ, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मत कीजिए ज्यादा, बट आपको जो बेसिक कंसेप्ट्स के लिए और आपके पूरे हर एक लेवल को आपको समझाने के लिए जो वीडियोस आपको है, वो वीडियोस आपको सारी देखनी पड़ेगी। हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप जो है आप अपने 10 ईयर से कुछ सिलेक्टेड 5 ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। लेकिन मैं रिपीट करता हूं, क्लासेस तो आपको देखनी ही पड़ेगी, आपके इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और अगर आप इस बात को सोच रहे हैं कि यार अब तो टाइम बहुत कम रह गया है, तो ऐसी नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर रहिए। टाइम बहुत है, 31 मई को पेपर है आपका। अभी से भी सुबह उठ करके शाम को सोने से पहले आप बस 2-2 लेक्चर भी देख लेंगे और उसका 7-7 10 ईयर से प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे आप लोग, गारंटीड है। क्योंकि जो आपका लास्ट सेशन में प्रैक्टिस चल रहा है ये पेपर में आएगा, पर इसका कंसेप्ट आप वीडियो से ही बनाएंगे। तो आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइए कि हमारे पास में समय कम बचा हुआ है। और कुछ बच्चे तो ऐसा सोचते हैं कि भैया चलो इस बार रहने देते हैं, नेक्स्ट बार पेपर दे देंगे। अरे नेक्स्ट टाइम दोगे तो क्या ये आसान हो जाएगा?
नेक्स्ट टाइम क्या देना नहीं पड़ेगा? नेक्स्ट टाइम भी तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। जिस सिचुएशन में आप आ जाओ नेक्स्ट टाइम भी तो इस सिचुएशन में होंगे। कौन सा आप इसके बाद ही स्टार्ट कर दोगे नेक्स्ट टाइम के लिए पढ़ना? तो नेक्स्ट टाइम भी वही फेस करना है, तो इस टाइम भी वही फेस करना है, तो अभी कर लो फेस। ग्रेजुएशन पे ग्रहण मत लगाइए अपने। हाँ जी, और एक बात तो कंफर्म मैं कह देता हूं कि आप लोगों के लिए आप सभी बच्चे पढ़ पाए, क्लियर है? खैर मुझे मालूम है कि आप सभी स्टूडेंट रेगुलर कॉलेजेस के हैं, लेकिन फिर भी चलो इतना पॉकेट पे आपके बर्डन नहीं आए। आप लोग अर्न नहीं कर रहे हो, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके पॉकेट पे इतने जो है बर्डन नहीं आए। पेरेंट्स आपके अफोर्ड हालांकि कर रहे हैं, बट चलिए उनके ऊपर भी बर्डन ना आए, इसलिए हमने अपनी फीस जो है 499 रुपए, ये फीस हमने अपनी 499 रुपए, ये कुछ, ये तो फास्ट ट्रैक बैचेस का है, लेकिन इसी तरीके कुछ मिनिमम फास्ट ट्रैक बैच जिसमें कि कुछ ही वीडियोस जाएंगी। अब प्रीमियम बैच, चूंकि आप लोग ऑलरेडी प्रीमियम बैचेस के अंदर है, तो प्रीमियम बैचेस के अंदर अलग अलग जो है प्रीमियम बैच हो गया, फास्ट ट्रैक बैच हो गया, उसमें है तो इतने मिनिमम फीस स्ट्रक्चर आप लोगों का मैंने जो है किया हुआ है। उस मिनिमम फीस के अंदर आप लोग आकर करके अगर अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। यूट्यूब पे जितनी हो सकता है हमसे कोशिश हम कर ही रहे, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि 5-7 दिन पहले ये आपका जो है डाउन होगा। पेपर से एक दिन पहले क्या, 1 घंटे पहले भी इससे डाउन नहीं होने वाला है, ये बात क्लियर है, ठीक है? ये बात गांठ बांध लीजिएगा। जितना मिनिमम हो सकता था ना मेरे लिए, मैंने उतना मिनिमम मैंने कर लिया है कि मैं दाल रोटी खा सकूं, वो हिसाब किताब मैंने कर दिया है, ठीक है ना? हाँ जी, टाइम हमारे पास में क्या है 1 ईयर, एंड हमारे पास में क्या है 2। अब बच्चे हम बात करते हैं इस केस में कि एक तो ये सिचुएशन है, लेकिन क्या जैसे ही नेक्स्ट ईयर हुआ, जैसे ही नेक्स्ट ईयर हुआ, नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, सेम प्रिंसिपल सब कुछ था, बट बात करते हैं हम किसकी, बात करते हैं हम सेकेंड ईयर की। तो सेकेंड ईयर में बच्चे क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या अप्लाई हुआ, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%। तो आपका सेकेंड ईयर में आपके पास में 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और क्वार्टरली मतलब क्या हुआ, हर 3 महीने में आ रहा है। तो पूरे 12 महीने का रेट है, हर 3 महीने में आ रहा है, तो टाइम का 1/4 कर रहा है, तो आप रेट पूरा क्यों पे करोगे, रेट का भी 1/4 करके पे करोगे, तो 3%। 3% मतलब कि आई इक्वल्स टू 0.03 हो गया आपके पास में, क्लियर है जी? अब बात करते हैं कॉन्ट्रेक्ट थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर की भी थोड़ी बात कर लेते हैं भैया। हाँ जी, थर्ड ईयर की बात करेंगे तो थर्ड ईयर क्या है, थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर आपके पास में किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से है, 10% से है, बट कॉन्टिन्यूसली है। आपको अलग अलग टॉपिक पढ़ाया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया हुआ है, कॉन्टिन्यूसली पढ़ाया हुआ है, अलग अलग रेट एक ही प्रिंसिपल पर अप्लाई होता है, तो कैसे होता है ये पढ़ाया हुआ है। अच्छा है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आया हुआ है, लेटेस्ट पैटर्न पे सवाल है। अब करेंगे कैसे आप इसको, वो देख लीजिएगा, क्लियर है? इसका बेसिक फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, आपको बेसिकली अमाउंट निकालना है ना कि 3 साल बाद क्या हो जाएगा, तो अमाउंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पास एक प्रिंसिपल है, सबसे पहले आप क्या करोगे 1 + i और रेस टू पावर आपके पास में क्या है, फर्स्ट केस में फर्स्ट ईयर में 2, एंड आप अगेन रेट चेंज होगा, बार बार प्रिंसिपल लिखेंगे, बस ये लिखेंगे, आई ही लिखेंगे। खैर कोइंसिडेंस है कि अभी भी आपके पास में आई दोनों में क्या है, सेम ही रहा। और ये कितने साल के लिए, यहां पर भी एन आपका कितना होगा, एन आपका यहां पर जो है आपका एन इक्वल्स टू, क्योंकि 1 साल की बात कर रहे हैं ना, टाइम क्या है, टाइम आपका 1 ईयर है, तो 1 साल में हर 3 महीने में अगर आ रहा है वो, तो 1 साल में कितनी बार आएगा, वो 4 बार आएगा। तो यहां पर एन क्या यूज करोगे, 4 आप यूज करोगे। और उसके बाद आपके पास में क्वार्टरली एंड द सेकेंड ईयर द 10% कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली, क्लियर? सेकेंड ईयर है एंड द 10% कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली ड्यूरिंग द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर पूरे आपका 10% ही है, क्लियर है? तो आपके पास में थर्ड ईयर कॉन्टिन्यूसली वाले केस में क्या करते हैं, उसमें हम बच्चे क्या करते हैं, ई रेस टू पावर लिख देते हैं, आपके पास में क्या, आई इंटू टी। ये पूरा फॉर्मूला रहता है हमारा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, मैं सब कुछ एक एक स्टेप आपको बताऊंगा इसका। फिलहाल आप क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे, मैं उसकी बात कर लेता हूं। देखिए बच्चे, तो सबसे पहले आपके पास में एस इक्वल्स टू है, प्रिंसिपल क्या है आपके पास में, प्रिंसिपल आपके पास में 1 लाख रुपए, 1 + आपके पास में आई, आई क्या है आपके पास में 0.03। खैर कोइंसिडेंस है कि यहां पर दोनों में सेम आ गया, बट कोई बात नहीं, सेम नहीं आया तो जो आएगा वो लिखेंगे आप। 4 इंटू ई रेस टू पावर आपका 1 साल, और आपका आई थर्ड ईयर में क्या है आपके पास में, आई आपके पास में फॉर द थर्ड ईयर 10%, इट मीन्स आई इक्वल्स टू 0.10, ठीक है? तो 0.10 × 1 यही रहेगा। ये आपका पूरा केस है। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं
तो S इक्वल्स टू 1,00,000 रुपीज। अब आपके पास में क्या आ गया 1.03, ये भी 1.03 रेज टू पावर 2 इंटू 1.03 रेज टू पावर 4 इंटू ई रेज टू, सॉल्व करेंगे हम 1,00,000 रुपीज, सॉल्व करेंगे 1.03 रेज टू पावर आपका 6 हो जाएगा ये टू, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो आपका पावर क्या होंगे, ऐड होंगे, और इनटू आपका ई रेज टू पावर 0.10। क्लियर है जी। आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वैसे आपको सॉल्व कैसे करना होगा पेपर में वो देख लीजिए आप। हाँ जी बच्चे, सॉल्व कैसे करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे पकड़ना बहुत जरूरी है। एग्जाम्स में आप अच्छे से दिखाएंगे बिल्कुल सही बच्चों की तरह। एस क्या दिखाएंगे आप कि आप, हाँ जी, कि एस आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं और आपके पास में 1,00,000 इंटू 1.03 रेज टू पावर 6 इंटू ई रेज टू पावर 0.10। क्लियर है। अब आपने ना डायरेक्ट अपने कैलकुलेटर से, मुझे मालूम है कि 1.03 रेज टू पावर 6 कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो, खैर मैं भी आपको बताऊंगा कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, पर एग्जाम में क्या आपको प्रेजेंटेशन देनी है, आपको बताना है कि हम मान रहे हैं कि x इक्वल्स टू आपके पास में वैल्यू 1.03 की वैल्यू क्या है 6, इसकी वैल्यू क्या x है। अब सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत साइड मुझे लॉग लेना पड़ेगा, तो log x इक्वल्स टू आपके पास में क्या जाएगा 6 log 1.03। क्लियर है जी। अब आप सॉल्व करेंगे यहां पर तो आपके पास में आ जाएगा log x इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय, तो log 10 पे 3 की आप वैल्यू देख लेंगे कि log 10 पे 3 की वैल्यू आपके पास में क्या रहने वाली है। तो log 10 पे 3 की वैल्यू आपके पास में, log टेबल आपके पास में ये रहा, एंड 10 पे 3 की वैल्यू देखो 0.120, 0.0120। क्लियर है जी। एंड आपके पास में log x इक्वल्स टू, यहां तो आप कैलकुलेटर यूज कर ही सकते हैं, 0.0120 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, तो 0.072 एंड सॉल्व करेंगे x इक्वल्स टू, ये log यहां आ जाएगा और आपके पास पे क्या आएगा एंटी लॉग, एंटी लॉग क्या आ गया आपके पास 0.072। और आप इसके एंटी लॉग की वैल्यू में इतना ना पढ़े, आप अपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, क्योंकि मैंने आपको ये वैल्यू निकालनी सिखाई हुई है। कैसे निकालेंगे, क्या है 1.03, क्लियर है, मल्टीप्लाई, जब भी पावर पॉजिटिव होता तो क्या करते हैं आप मल्टीप्लाई करते हैं, और इक्वल्स टू का साइन आप जब तक दबाएंगे पावर क्या 6, तो आप +1 कर दो, मतलब 7, जब तक यहां पे लिखा हुआ 7 नहीं आ जाए, यहां पर आपका लिखा हुआ आएगा 7, देख लो भैया थोड़ा सा जूम हो जाए तो हो जाए, यहां पर क्या लिखा हुआ आएगा, यहां पर 7 लिखा हुआ आपका आएगा, तो मैं इक्वल्स टू का साइन दबाता रहूंगा, 3 4 5 6 7 आ गया। क्लियर है। तो मेरे पास में बेसिकली क्या हो गया कि मैं सॉल्व करूंगा s इक्वल्स टू, मेरे पास में आ गया 1,00,000 रुपीज इंटू 1.1940, इतना ही लेते हैं। अब सवाल है कि e रेज टू पावर 0.10 कहां से लेंगे, तो बच्चे e की जो वैल्यूज है ना आपको, वो आपको उसके लिए एक आपको शीट मिल जाएगी, जहां से कि आप अपने e की वैल्यू आपको देख करके आप बता सकते हो कि e की वैल्यू क्या होगी। मेरे पास में इस समय वो शीट है नहीं, बट कोई बात नहीं, हमारे पास अगर शीट नहीं है तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। शीट देख लेता हूं पहले मैं, देखिए एक काम कर सकते हैं हम इसको, कि अगर मुझे ई रेज टू क्या निकालना है, ई की पावर 0.10 कैसे निकालेंगे, तो पहले 0.10 ये ले लिया कैलकुलेटर से, 0.10 ले लिया जी। क्लियर है। कोई डाउट किसी बच्चे को, ये सब देखते रहिए, स्टेप को अपने रजिस्टर पे आप लिखते रहिए, ठीक है। क्लियर है। ये कर लिया आपने। अब इसको आप क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय ऑलवेज फिक्स है 4096, मतलब 4096 से आप ऑलवेज डिवाइड कर देंगे इसको, जिसकी वैल्यू निकालनी है 0.10 की निकालनी है तो आपने 4096 से, 0.15 की निकालनी है 4096 से डिवाइड कर दोगे, और प्लस इसमें आप 1 कर दोगे। क्लियर है। +1 कर दिया। अब आपका मल्टीप्लाई इक्वल 1 मल्टीप्लाई इक्वल 2, ऐसा आपको 12 बार करना पड़ेगा, ऑलवेज फिक्स 12 बार, हमेशा 12 बार ही करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाय इक्वल 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12। क्लियर है? तो इस तरीके से आपके पास में s इक्वल्स टू क्या आया, इंटू 1.1940 और इंटू 1.1051, दिस वन। अब इसको आप सॉल्व कर दो, मल्टीप्लाई बाय 1.1940 मल्टीप्लाई बाय ये क्या है मेरे पास में, s इक्वल्स टू 1,31,000 997। ये मैंने अपना फाइनल अपना आंसर कैलकुलेट कर लिया। ये पूरा पेपर करने का आपका एक तरीका रहेगा, ये अटेम्प्ट करने का आपका प्रोसेस रहेगा। क्लियर है जी? बात समझे? e की वैल्यू कैसे कह रहे हैं आप? तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं बच्चे, जैसे कि मुझे क्या निकालना था, e रेज टू पावर 0.10 ये निकालना था ना। तो स्टेप वन क्या करोगे आप स्टेप वन में? स्टेप वन में आप सबसे पहले 0.10 को ऑलवेज ठीक है आप किससे, इससे डिवाइड कर दोगे। ठीक है जी, क्लियर है? अच्छा चलिए स्टेप टू क्या करोगे आप, इसमें जो भी आपका रिजल्ट आएगा, जैसे कि मैं यहां पर क्या कर रहा हूं 0.10 डिवाइडेड बाय 4096, तो जो मेरा रिजल्ट आया है 0.0002441406, इसमें क्या कर रहा हूं मैं +1 कर दूंगा। स्टेप टू में जो रिजल्ट आएगा +1 कर देंगे। क्लियर है? बात समझे? और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा फिर उसका क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई इक्वल्स कितनी बार करेंगे आप, ऐसा आप 12 टाइम्स, मतलब कि पूरा का पूरा ये एक होगा, ये किसमें कंसीडर होगा, ये आपका एक काउंट होगा, मल्टीप्लाई इक्वल्स एक, और ऐसा आप कितने टाइम करेंगे, 12 टाइम्स आप करेंगे, बस आपके पास में ई की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है जी? बात समझ गए? तो इस तरीके से आप ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके 2021 में ही एक सवाल नहीं था, एक सवाल और था इसके साथ में। क्या क्वेश्चन था, a machine depreciate at the rate of the 8% for the first 2 year, at the 10% for the next 3 year, then at the rate of the 15% per annum. Find the value of the machine at the end of the 10 years. If the value of the machine is the 1 lakh rupees initially, find also the average rate of the depreciation. ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो इसमें दो सवाल पूछा हुआ है आपसे, एक तो कि 1 लाख की मशीन है और इस तरीके से डेप्रिसिएशन लग करके एक 10 साल के बाद वो कितने का रह जाएगा, और दूसरा सवाल ये पूछा हुआ है कि आप ये अलग अलग आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को छोड़ दीजिए, ऑन एन एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या इस पे अप्लाई हो रहा है। इसमें दो सवाल आपसे पूछ लिया है इसने। ठीक है, आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन आप क्या करेंगे बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन में आ मशीन डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ द 10%। सबसे पहले आपके पास में यहां पर एज आई आप क्या यूज करोगे, आई आपके पास में 8% है, जिसको आप क्या बोलेंगे 0.08। पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए। और फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर तो n इक्वल्स टू क्या यूज होने वाला है, ये 2 ईयर यूज होने वाला है। और आपके पास में कॉस्ट वैल्यू क्या है, मशीन की कॉस्ट क्या है आपके पास में गिवन है 1 लाख रुपए, जो कॉस्ट है सी। क्लियर है जी, 1 लाख रुपए। और आगे क्या कहता है 10% फॉर द नेक्स्ट 8%, नेक्स्ट 10% फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर। आगे क्या कहता है कि आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10%, 0.1, और n इक्वल्स टू 3 ईयर 3। ठीक है, तो 2 साल यहां, 2 साल यहां हो गए, 3 साल यहां हो गए, तो 5 हो गए। अब उसके बाद जो आगे यूज कर रहा है ये 15% यूज कर रहा है, आई इक्वल्स टू 0.15। पूरा 10 साल की बात कर रहा है, तो 5 साल यहां बीत चुके हैं, तो आगे और कितने साल ये अप्लाई होगा, आगे ये 5 साल ये अप्लाई होगा, 5 बार एनुअली है। इस बात को समझे। इसको भी ऐसे करेंगे हम, क्या आप यहां पर वही एस निकाल दें कितना रह जाएगा, तो आपके पास में कॉस्ट जो होता है मशीन का, और आपका जब भी डेप्रिसिएशन वाला केस हो तो 1 प्लस नहीं होगा, 1 माइनस, क्योंकि वैल्यू रिड्यूस होती है, तो 1 में 1 माइनस 0.08 रेज टू पावर 2। अब यही सेम जैसे पीछे क्वेश्चन किया था वैसे ही रहने वाला है, 1 माइनस 0.103 एंड 1 माइनस 0.15 रेज टू पावर 5। क्लियर है जी, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपका रहने वाला है। अब आप सॉल्व करेंगे इसको, तो S इक्वल्स टू आपके पास में मशीन की वैल्यू क्या है 1 लाख रुपए। अब यहां सॉल्व करेंगे तो क्या आपके पास में यहां पर बचने वाला है 0.92 रेज टू पावर 2
यहाँ क्या बचने वाला, 0.90 रेज टू पावर 3 और यहाँ पर 0.85 रेज टू पावर 5। क्लियर है बच्चे, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड एस इक्वल्स टू आपके पास में क्या हो गया, 1 लाख हो गया। अब आप तो ये तो कर ही लोगे ना, क्या 0.92 इंटू 0.92 इंटू क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास में 0.8464 इंटू 0.90 मल्टीप्लाई बाय 3 है तो 4 बार ना, कैसे होगा, 0.90 है तो पॉइंट मैंने 90 करा, मल्टीप्लाई पॉजिटिव पावर है तो मल्टीप्लाई, और इक्वल्स टू का साइन 3 है तो 4 बार, मतलब 4 बार इक्वल नहीं दबाऊंगा, यहाँ पे 4 लिखा हुआ आना चाहिए, 3 बस, 4 बार नहीं दबा लेना है, ठीक है। 0.729 इंटू 0.85 मल्टीप्लाई बाय 5 है तो यहाँ पर 6 लिखा आना चाहिए, नहीं कि आपको 6 बार दबाना है, नहीं, पहली बार में 3 हो जाता है, यहाँ पे 6 बस लिखा हुआ आना चाहिए। तो क्या है आपके पास में 0.4437, ठीक है। चलिए सबको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 0.729 मल्टीप्लाई 0.8464 एंड मल्टीप्लाई बाय 1 लाख रुपीज। तो कितना आपका रह गया, ये फाइनल वैल्यू आपके पास में क्या आ गई, 27, क्लियर है, 27,377 आपके पास में ये फाइनल वैल्यू आपकी बची हुई है। तो पहले बताइए ये आपको समझ में आया या नहीं आया। बिल्कुल सही करा है मोहम्मद नफीस आलम ने। तो यही सब सवाल करोगे, कॉन्फिडेंस आएगा, पेपर में जाओगे, सवाल मिलेगा तो आपका पेन चलेंगी। सीधा आप सोचोगे कि आपने 2-4 वीडियो देख ली और आप सोचेंगे कि या यूट्यूब से इधर उधर से आपने देख लिया और पेपर में कर लेंगे, पेपर में पेन भी नहीं चलेगा आपका। प्रैक्टिस करनी जरूरी है और प्रैक्टिस आपको इसी तरीके से करना है जिस तरह से मैं आपको करवा रहा हूँ। क्लियर है, आपका एक तरीके से रिविजन भी हो रहा है कि क्या क्या आपको फॉर्मूला आपको अप्लाई कैसे करने हैं। हाँ, एक बात मैंने आपको और अच्छे से समझाया था, मेरी क्लासेस में देखिएगा, वीडियो में देखिएगा, ऑलरेडी मैंने इन चीज़ों पर डिस्कशन पहले भी किया हुआ है, जिसमें इस पे एक और सवाल पूछ रहा है। और आप है ना, पेपर आपका क्या रहता है कि आपका पेपर छूटता बहुत है, क्योंकि पूछता ही वो ऐसे अलग सवाल बना के नहीं पूछता, एक में घुसा के पूछ देता है, आप इसको अवॉइड कर देते हैं और यही निकाल करके खुश हो जाते हैं कि भैया मैंने कर लिया। अरे भैया एक एक चीज का आपको आंसर देना है। हाँ, अगर आप आंसर नहीं दोगे तो ये नहीं कि सारे 0 हो जाएंगे मार्क्स, उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर ये 10 नंबर का सवाल है आपका तो 5 नंबर इसके भी और 5 नंबर आपको एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के भी है। आप उसको 10 नंबर का पूरा सिर्फ सोचो कि आपने ये निकाल दिया तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। आप भी समझदार हैं, आप भी कोई कल का एग्जाम दे नहीं रहे, एग्जाम देते देते बुढ़ापा आ गया है, बचपन से एग्जाम दे रहे हैं, तो आप भी समझते हैं कि आपको दोनों का ही आंसर निकालना पड़ेगा बच्चे। क्लियर है। अब देखिएगा जरा, इस केस में आप क्या करने वाले हैं, आपसे एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे बच्चे। एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे पहले मेरे पास में एस हो गया और मेरे पास में सी हो गया, ठीक है, मतलब जो वैल्यू थी, और 1 माइनस आई रेज टू पावर एन, ये पूरा चक्कर होता है कि ये एस बचा था, ये मेरे पास में सी है और ये मेरे पास में 1 माइनस आई हो गया। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, पहले आप ये बताइए, ये चीजें आपको क्लियर है। या फिर आप एक अमाउंट का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, यहां पर एक अमाउंट का आपका यहां पर फॉर्मूला भी आपका लग जाता है। अगर आप अमाउंट का फॉर्मूला लगाना चाहें तो आप यहां से आप एक अमाउंट के फॉर्मूले पर भी लेकर के क्वेश्चन को अपने जा सकते हैं। क्लियर है। हाँ जी, बिल्कुल सही भाई, ये क्या बात कह दी भाई साहब, धीरज मिश्रा ने, वेरी गुड, शानदार। हाँ जी, देखिएगा, आपको पता है कि आपका क्या कॉस्ट था, क्या लगाया, क्या आपको पास में रह गया, मेरे को मालूम है कि आपका रह क्या गया है। थोड़ा अलग कर देते हैं कलर, 2737.75, और सी यहाँ आ जाएगा ना, आपका डिवाइड हो जाएगा ना सी आपका। क्लियर है, तो मैं सीधा ही लिख दूँ आपको, क्या 1 माइनस, ये मुझे नहीं पता, आई रेज टू पावर एन, एन मीन्स हमारे पास में क्या है, 10 साल का है, तो मैं एज 10 यूज कर सकता हूँ, इक्वल्स टू एस, एस क्या है मेरे पास में 2737.75, और डिवाइडेड बाय मेरे पास में क्या आएगा, ये आपके पास में एस अपॉन सी हो जाएगा ना, सी मतलब कि आपके पास में 1 लाख।
ठीक है, तो 1 माइनस आई पावर 10 इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे अगर आप इसको, डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो कितना आ गया आपके पास में 0.2737, कुछ ऐसे आ गया। नहीं आया तो कोई बात नहीं, अब छोड़ दीजिए, इतना टेंशन नहीं लेते हैं। एक काम करें, बोथ साइड लॉग लेते हैं, ठीक है, मैं बोथ साइड लॉग ले रहा हूं, लॉग, तो दिस वन 1 माइनस आई 10 एंड लॉग 27,337.75 बटे 1 लाख, ऐसे, ठीक है जी। अब सॉल्व करते हैं तो ये 10 क्या आ जाएगा यहाँ पे, आपको पता है कभी लॉग से मल्टीप्लाई करते हैं पावर आ जाता है, तो 10 लॉग क्या बचेगा आपके पास में 1 माइनस आई, और यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कभी भी ऐसा हो कि लॉग ए बटा बी, तो आप ऐसे लिखेंगे इसको लॉग ए माइनस लॉग बी, हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को। तो क्या लिखा जाएगा ये लॉग 2737.75 एंड माइनस लॉग आपके पास में 1 लाख। क्लियर है जी, सॉल्व करते हैं। देखिए जरा, सॉल्व करेंगे यहां पर तो क्या रहेगा मेरे पास में फिलहाल, अभी अभी तो लिख देते हैं 10 लॉग 1 माइनस आई इक्वल्स टू, अब आपको यहां पर आपको निकालना है, आपको यहां पर कैलकुलेट करना है क्या कि लॉग 27377.75 माइनस लॉग 1 लाख रुपीज। अब आपके पास में लॉग की वैल्यू निकालना है ना, तो लॉग की वैल्यू तो आप, मुझे पता है कि आप 4 डिजिट तक ही आप निकालते हैं, 27 पे 3 और 7 देख लीजिए, तो लॉग की वैल्यू तो 4 डिजिट निकालेंगे, लेकिन आपको पता है कि सबसे पहले से 4 डिजिट का आप लॉग निकाल दीजिए, 27 पे 37, तो 27 पे 37 लॉग, तो लॉग 27 पे 37, तो 27 से पहले 3 देख लीजिए, ये 27 पे आपको मिलता है 3, 0 1 2 3, 43 62। मैंने पहले सिखा रखा है, वीडियो देखिएगा लॉग टेबल के, मैंने अपनी क्लास में सिखा रखा है कैसे निकालते हैं। तो 27 पे 3 पे फिर 7, इसी पर फिर 1 2 3 4 5 6 7, फिर 11 है। सॉल्व करें क्या जाएगा 3743, ये आएगा आपका। क्लियर है जी, इसका मैं लॉग वैल्यू निकाल रहा हूं 27 पे 3 में, 4 डिजिट के ही आप लॉग निकाल सकते हो। तो क्या आया आपके पास में, आपके पास में आया है 0.4373, लेकिन आप इस चीज को जरा देखिएगा 0.4373 ये आया आपका, ठीक है। लेकिन देखिए कितने डिजिट हैं, ये 5 डिजिट है ना, तो जितने नंबर ऑफ डिजिट होते हैं उसमें से एक रिड्यूस हो जाता है, तो क्या हो गया आपके पास में 4 हो गया। क्लियर है जी, बात समझे। और इसी तरीके से आप यहाँ पे माइनस, आप लॉग 10, तो लॉग 10 की वैल्यू तो 0 होती है, लेकिन 6 डिजिट है ना, तो 5.0 होगा ना, एक माइनस हो जाएगा। क्लियर है जी, तो आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर 10 लॉग 1 माइनस आई इक्वल टू दिस वन। अब आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए किसमें से 4.4373 माइनस 5, तो आपके पास में क्या आ रहा है यहाँ पे, आपके पास में आएगा माइनस, आप डिवाइड कर सकते हैं खैर, माइनस 0.5627 दिस वन। क्लियर है, 10 से डिवाइड कर दीजिए, लॉग 1 माइनस आई इक्वल्स टू, आप सॉल्व करेंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस 0 पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 05627 हो जाएगा। क्लियर है, अब आप एंटी लॉग की वैल्यू निकालेंगे, एंटी लॉग, तो 1 माइनस आई इक्वल्स टू एंटी लॉग, ये लॉग यहां आ जाएगा ना आपके पास में किसका, माइनस 0.05627। क्लियर है जी, अब एंटी लॉग में आप वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो भी नेगेटिव वैल्यू, सवाल ये भी तो है। तो आपको मैंने आपको एक लॉग की जब वैल्यू निकालना सिखा रहा था तो एंटी लॉग की वैल्यू सिखाई थी मैंने, और जब मैंने आपको एंटी लॉग की वैल्यू सिखाई थी तो एंटी लॉग पॉजिटिव वैल्यू भी सिखाई है, एंटी लॉग नेगेटिव वैल्यू भी सिखाई है। बहुत कुछ है बच्चे, आपको वीडियो एक बार तो देख लेना होगा, उसके बाद आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर करके जा सकते हैं। हाँ, अपने प्रैक्टिस को कम कर सकते हो आप, कि आप एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट आप ये सोचोगे कि आप कॉन्सेप्ट छोड़ दो, वो चीजें पॉसिबल नहीं है, और अभी भी आप सोच समझ के करेंगे बहुत देर हो जाएंगे।
तो यूट्यूब पे ही बच्चे कई बार बैठे रहते हैं कि सर कब कोर्स को जो है 29-30 रुपये का कर देंगे। मेरे बच्चे, जितने में स्टाफ का भी खर्चा निकल जाए ना, अब स्टाफ को मैं क्या करूं, क्या करूं? कर तो मैं 1 रुपए का कर दूं आपको, लेकिन स्टाफ को मैं बोलूं क्या? बिना सैलरी के घर कैसे भेजूं उनको? तो बस मैं तो आपको यही कहता हूं कि आप अपना एक पिज्जा और बर्गर छोड़ करके पढ़ाई कर लीजिए। एक एक पिज्जा ही तो कुर्बान करनी है आपको। 1 - i, आप एंटी लॉग की वैल्यू निकालोगे तो नेगेटिव वैल्यू किस तरीके से आपके यहां पर आप इसको निकाल सकते हो। आप नेगेटिव वैल्यू कैसे आप यहां पर निकालेंगे? तो सबसे पहले आप इसको क्या, इसमें क्या है आपके पास में -0.05627 है, ठीक है। मैं -0 और इसको लिख सकता हूं -0.05627। क्लियर है जी? बात समझ गए? अब यहां पर मैं -1 कर सकता हूं, और यहां पर अगर मैं इसमें -1 कर रहा हूं, इसमें +1 कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरे पास में -1 हो गया। अब यहां पर मैं +1 करूंगा तो क्या आएगा? 1 -0.0627, ठीक है जी। तो आपके पास में क्या है? पॉजिटिव हो गया, 0.9437। क्लियर है जी? तो अब यहां पर अगर मैं सॉल्व करता हूं इसको, आइए चलिए सॉल्व करते हैं। 1 - i इक्वल्स टू क्या आएगा मेरे पास में? मेरे पास में सबसे पहले मैं एंटी लॉग निकाल रहा हूं यहां पर, ठीक है। एंटी लॉग में क्या होता है आपके पास में? +1 हो जाता है। तो 0.9437, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या होगा? 10, क्योंकि यहां पर जो 1 है ना, ये बताता है कि पावर रेस टू इंटू 10⁻⁻1। तो 1 - i इक्वल्स टू 0.9437 डिवाइडेड बाय 10। तो सॉल्व करेंगे तो 0.0947। क्लियर है? तो सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर। 0.0947 -1, कुछ यहाँ पे हुआ है ना मिस्टेक हमारा, देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, देखिएगा। तो यहां पर हमने क्या करा था, ये सब तो बिल्कुल ठीक था, बट इसके एंटी लॉग की वैल्यू निकालनी थी ना हमें। वो हमारे पास एंटी लॉग की वैल्यू ये है। फिर 10⁻⁻1 कहां से आया? ये -1 है, तो उसको 10 लेना है। अब ये एंटी लॉग क्या होता है यहां बताने का कोई फायदा नहीं है, इससे क्लासेस पहले पढ़ी हुई है आपके, आप उसमें देखिएगा, ठीक है। तो ये आपके पास में आ गया। अब इसमें से आपको क्या करना है? 1 आपको माइनस करना है। वन -0.0874।
1 इंटू, आ रही है आवाज आपको? ठीक है जी। तो आर क्या आएगा हमारे पास में? आई इक्वल्स टू 0.1 और आप रेट निकाल देंगे तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो, 100 आपको ऑलवेज रेट निकालने के लिए, तो 12.16 आपके पास में ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है जी? तो इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो दो सवाल है इसमें आपके पास में, एक तो ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे, पूछे जाएंगे। अब यहां पर आप देखिएगा एक क्वेश्चन जो कि आपने कमेंट सेशन में मुझसे कहा था कि सर ये टॉपिक जो है करवा दीजिए। कौन सा? हाउस इज सोल्ड फॉर 5 लाख रुपीज डाउन पेमेंट एंड द 10 सेमी एनुअल पेमेंट ऑफ द 50,000 रुपीज ईच, द फर्स्ट ड्यू इज इन द 3 पेमेंट। दो आपका डेफर्ड ड्यू जो पेमेंट चल रहा था ना, एन्युटी, एन्युटी का डेफर्ड ड्यू क्या होता है, ये केस। इस केस से क्वेश्चन को आप नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टाइम आपका हो गया है। मैं समझ गया आपके पास 0 पॉइंट ये 84 रहेगा। क्लियर है जी? अब आपके पास में केस कौन सा है? केस आपके पास में है कि डेफर्ड पेमेंट एन्युटी का क्वेश्चन कैसे होगा। एन्युटी से मैं लिख के दे रहा हूं, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एन्युटी में बहुत कुछ है, ऑर्डिनरी भी है, एन्युटी ड्यू भी है, एन्युटी डेफर्ड भी है, ऑर्डिनरी प्रेजेंट वैल्यू है, एन्युटी डेफर्ड पेमेंट फ्यूचर है, डेफर्ड पेमेंट प्रेजेंट है। दो चार चीजें हैं जो इन सवालों में ही कवर हो जाएगा। इसको लिख लीजिएगा। बेसिक फार्मूला तो आपको यहां पर आता ही है कि इसमें फार्मूला हम लगाते क्या है, एन्युटी क्या होता है। एक बार आप एन्युटी को रिवाइज कीजिएगा, एन्युटी वाले टॉपिक को। हम नेक्स्ट टाइम इसको जो है रिवीजन में लेंगे। नेक्स्ट टाइम रिवीजन मतलब कि सैटरडे को नहीं जाएंगे, उससे पहले ही मैं पूरा केस को सॉल्व करवाऊंगा। एक ये केस हो गया आपका, और एक आपके पास में एक सिंकिंग फंड का हो गया। ये दो क्वेश्चन आपके जो है ना, मैं इसी बीच में एक ही क्वेश्चन करके करवा दूंगा, क्लासेस के बीच में या क्लासेस के एंड में। एक क्लास लूंगा, उसके एंड में एक क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक, क्लास थोड़ा शॉर्ट करके इसको एक करवा दूंगा। रिवीजन साथ करेंगे, 1 घंटे क्लास प्लस आधा घंटा। ठीक है जी? क्लियर है? ऑर्डिनरी आपका हो गया है बच्चे, ऑर्डिनरी आपका हो गया है। ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं था आपका, जो स्टार्टिंग में एन्युटी जिस दिन स्टार्ट करा था ना, इसमें कि पेमेंट आप एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द मंथ ऑफ द आप जो करते हैं, इसी को हम ऑर्डिनरी कहते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। रिवीजन क्लासेस चालू है आपकी, ये रिवीजन के फोल्डर में वीडियो जाते रहेंगे। जो जो क्वेश्चन करवाता रहूंगा रिवीजन की वीडियो में आपको जाती रहेगी। ऐसी प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है? मेरा टारगेट है कि मैथमेटिक्स और फाइनेंस का मैं रिवीजन इस वीक में खत्म कर दूं, नेक्स्ट वीक में। और सैटरडे को मैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स का रिवीजन क्लास स्टार्ट कर दूंगा सैटरडे को। अब जो कमिंग सैटरडे आएगा, इसी क्लासेस खत्म करके वो तो दो टॉपिक हमारे रिवीजन में हो जाएंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग जैसे नेक्स्ट वीक में खत्म होता है, तो उससे नेक्स्ट वीक हम लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने लग जाएंगे। एक टॉपिक रहेगा बेसिक कैलकुलस, इस महीने के एंड तक उसको निपटाएंगे। अब आपके पास में क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन होंगे, बस एक ही तो नहीं होगा एडवांस कैलकुलस का, वो भी हम मई के स्टार्टिंग में 1 तारीख मई से हम उसको भी रन कर, एडवांस कैलकुलस का रन कर देंगे। क्वेश्चन साथ साथ करते रहेंगे इसमें से। एटलीस्ट पूरा कोर्स तो आपका कवर हो चुका होगा ना। अब मैं एडवांस कैलकुलस को लेकर के स्टार्टिंग में बैठ जाता और अब तक कैलकुलस इंटीग्रेशन वगैरह लिमिटेशन फंक्शन चलाता रहता, तो ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करते कब? आप रिवीजन तो कर सकते हो, आप मैट्रिक्स से कर सकते हो, लीनियर प्रोग्रामिंग का भी हो जाएगा, ये आपका हो गया। तो आप रिवीजन में तो जा सकते हो, आप सेल्फ करने के लिए बहुत कुछ आपके पास में है भाई। फॉर्मूला आपको समझ में आएगा भी नहीं, 10 ईयर से फॉर्मूला आपको समझ में आएगा भी नहीं, इसलिए, और वो फॉर्मूले का आपको मार्क्स भी नहीं मिलने, ऐसे ही करना पड़ेगा आपको भाई। 10 ईयर से अगर आपको फॉर्मूला लिखा हो जाता, अगर आपका समझ में आ जाता, तो फिर बात ही क्या थी, फिर जरूरत ही नहीं पड़ती आपको तो टीचर की। इसलिए तो जरूरत पड़ी है, क्योंकि फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।